गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट में प्रथम प्रश्न पत्र के संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में। किसी भी देश में जो शासन प्रणाली है किस प्रकार की है, यह संस्थात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संस्थात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में तो बेसिकली संसद के 2 सदन हैं और जनता का प्रत्यक्ष भी चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव दोनों पाए जाते हैं। लेकिन हम दोनों सरकार जो है संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक, इसमें बेसिकली क्या होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक है या संस्थात्मक है। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार जो गवर्नमेंट है और उसमें व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ये शक्ति पृथक्करण जो मॉन्टेस्क्यू ने कहा, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, एक तो शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी शक्तियाँ जो है वो किसी केंद्र के अंदर पाई जाती हैं, मतलब सेंटर में या केंद्रीय सत्ता के पास होती हैं सारी की सारी पावर, और वो उसके अधीन ही सारी इकाइयाँ आती हैं। एक है सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि शक्ति जो है वो अन्य संस्थाओं को भी हस्तांतरित कर दी जाती है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स जो बात है, उसमें व्यवस्थापिका की अपनी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका की अपनी शक्तियाँ हैं और न्यायपालिका की अपनी शक्तियाँ हैं। गवर्नमेंट जो है, सरकार के हम लोग 3 अंग मानते हैं प्रमुख रूप से, और चौथा स्तंभ प्रेस को भी माना जाता है। चौथा स्तंभ जो है, सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस को, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया को। यहाँ पे जो प्रचलन में कार्यपालिका भी सरकार कहा जाता है कि कार्यपालिका जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, प्रचलन में ये कि सरकार किसकी है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, बहुजन समाजवादी पार्टी की है, कम्युनिस्ट पार्टी की है। यानी कि जो कार्यपालिका है एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो व्यवस्थापिका में जिस भी दल का बहुमत होता है वो दल अपनी कार्यपालिका का गठन करता है। तो ये कार्यपालिका को ही सरकार कहा जाता है। बेसिकली ये होता है कि सरकार जो है वो तीनों से मिलकर के बनती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब वहाँ पे शासन प्रणाली किस प्रकार की होगी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी या संस्थात्मक शासन प्रणाली होगी, ये कार्यपालिका के बीच में और व्यवस्था के बीच में किस प्रकार का संबंध है, इसके आधार पर निर्धारित होता है कि वह संस्थात्मक शासन प्रणाली है या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। संस्थात्मक जो शासन प्रणाली है या संस्थात्मक जो सरकार है, वो उसको हम मंत्रिमंडलीय सरकार भी कह सकते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जा सकता है। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का सहसंबंध पाया जाता है संस्थात्मक शासन व्यवस्था में। यानी कि जो व्यवस्थापिका है उसके 2 सदन हैं, एक उच्च सदन है, एक निम्न सदन है। हमारे भारत में जो निम्न सदन है उसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकसभा, और उच्च सदन जो प्रथम सदन है उसको राज्यसभा। तो निम्न सदन है या लोकप्रिय सदन है, उसमें दोनों मिलकर के व्यवस्थापिका का निर्माण होता है। और संसद जिसे कहें हम लोग कि संसद किसे कहते हैं, तो संसद तो जो है वो तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों ही मिलकर के संसद बनती है। कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो होते हैं उसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से संसद में क्या शामिल है, निम्नलिखित में संसद में क्या शामिल नहीं है। जैसे उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है या राष्ट्रपति है या एक्स्ट्रा कोई विधानसभा दे दिया है, कुछ भी दे देते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि राष्ट्रपति तो संसद का पार्ट है ये। लेकिन व्यवस्थापिका में लोकसभा,
और राज्यसभा दोनों आती हैं। और लोकसभा में जिस भी दल का बहुमत है वो अपनी कार्यपालिका का निर्माण करता है। वह दल जो है वो अपनी कार्यपालिका का निर्माण करता है। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण व्यवस्थापिका में होता है। मतलब जो भी बिल या विधेयक लाए जाते हैं, कुछ जैसे विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे जो भी कुल सदस्य हैं उनके 2/3 मेजोरिटी की, या कुछ साधारण बहुमत से ही पास किए जाते हैं। कुछ जो बिल हैं या विधेयक हैं वो जो उपस्थित सदस्य हैं उनके बहुमत से ही पास किए जाते हैं। साधारण उपस्थित जितने भी सदस्य हैं उनके बहुमत से ही पास किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है इसमें संबंध पाया जाता है। और कार्यपालिका जो है वो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर मान लो कोई भी कार्यपालिका है वह अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाती तो संसद में, लोकसभा में उसकी उसके प्रति जिम्मेदारी होती है। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जो संसद में अगर वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मेजोरिटी होनी चाहिए, अगर वो मेजोरिटी नहीं है तो सरकार फिर बर्खास्त हो जाती है। तो यहाँ पे कार्यपालिका जो है वो कोई भी कार्य करती है वह कार्यों के प्रति वह व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार होती है, संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। यहाँ पे जैसे अध्यक्षात्मक अध्यक्ष एक तो राष्ट्राध्यक्ष, एक राज्य का अध्यक्ष, तो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति जो है उसको नाम मात्र की कार्यपालिका माना जाता है। यानी वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक जो कार्यपालिका है वो है प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिमंडल या उसका मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में भी डिफरेंस है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और फिर सचिव भी आते हैं इसमें। संसदीय सचिव जिसको हम लोग कहते हैं संसदीय सचिव, या 3 प्रकार के मिनिस्टर्स आते हैं। इन तीनों को मिला करके मंत्रिपरिषद बनती है। और केवल मंत्री मंडल जो है उसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री को शामिल करते हैं। तो यहाँ पे वो जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री है और जहाँ नामांतर की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है। तो ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो है या राष्ट्रपति का जो पद है वो एक प्रकार से रबड़ की मोहर के समान है, कि सिर्फ वो मोहर, कोई भी बिल है उसमें उसके हस्ताक्षर होते हैं, बस यही काम आता है। और जो सारे के सारे राइट्स हैं वो वास्तविक कार्यपालिका के पास में है। विशेषताएं क्या होती हैं संस्थात्मक शासन प्रणाली की? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में इसमें सबसे ज़्यादा तो क्या संबंध पाया जाता है। व्यवस्थापिका में और कार्यपालिका में काफ़ी गहरा संबंध पाया जाता है। शासन का जो प्रधान है वो नाम मात्र का शासक होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है इसमें। सभी जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो कार्यपालिका सदस्यों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है संसद के प्रति। एक का नहीं, एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी डिसाइड कर सकता है। इसमें जिस भी बहुमत राजनीतिक दल का बहुमत होता है उसका जो मुखिया है वो दल का नेतृत्व करता है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता प्रमुख होती है। गोपनीयता, इसकी प्रमुख विशेषताओं में गोपनीयता पाई जाती है। कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, क्योंकि इसमें बहुमत के आधार पर कार्यपालिका अपना समय 5 वर्ष होता है कार्यपालिका कार्यकाल। लेकिन कार्यपालिका कार्यकाल क्या होता है, निश्चित होता है। यानी यहाँ भी ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है का जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है उसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है या अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे जैसे कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि जब तक उसे संसद विधायिका में ये विधान व्यवस्थापिका में बहुमत हो जब तक वो अस्तित्व में रहती है। अगर उसके पास बहुमत नहीं है तो वो 5 वर्ष से पहले भी सरकार गिर जाती है। संस्थात्मक शासन प्रणाली के गुणों में हम लोग ले सकते हैं कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में गहरा तालमेल पाया जाता है।
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अलग अलग अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते। शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायित्व का भाव होता है क्योंकि वो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही चुन के आती है, जनता को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपनी जवाबदेहीता है उनकी जनता के प्रति होती है। अगर वो अपनी जो भी उनके वादे हैं उनको पूर्ण नहीं करते तो वो जनता को उन्हें दोबारा चुनने का मौका नहीं देती। सरकार पर नियंत्रण रहता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स में कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर, और इन दोनों पर न्यायपालिका नियंत्रण रहती है। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है, यानी एक के पास ही असीमित शक्ति नहीं है, ना तो कार्यपालिका के पास असीमित शक्तियाँ हैं, न व्यवस्थापिका के पास में असीमित शक्तियाँ हैं, और न ही न्यायपालिका के पास में। यानी इनकी जो शक्तियाँ हैं उनको एक प्रकार से शक्तियों को बांट दिया गया है और दूसरों पर एक दूसरे की शक्तियों पर को नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। जनता के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। सरकार पर नियंत्रण रहता है। योग्य और अनुभवी व्यक्तियों का शासन इसमें पाया जाता है। जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है इसमें जो व्यक्ति हैं वो जनता के द्वारा चुन के आते हैं, वो योग्य होते हैं और अनुभवी होते हैं। राजनीतिक चेतना का संचार होता है इसमें कि जागृत राजनीतिक दल जो है वो लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो है वो एक प्रकार से उसके प्राण हैं, और लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो हैं वो राजनीतिक चेतना का निर्माण करते हैं। लोगों के बीच जा कर के वो अपने जो भी इनका एजेंडा होता है उसके बारे में जनता को बताते हैं कि ये हमारा मैनिफेस्टो है और इस मैनिफेस्टो के अनुसार हम अगर सत्ता में आते हैं तो इस प्रकार के कार्य को हमारी प्राथमिकता में होंगे। तो जनता जो है वो डिसाइड करती है कि भी इस प्रकार के वादे जो हैं इसके मैनिफेस्टो में है, इस प्रकार के वादे जो हैं वो इस प्रकार के इस पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो में है। तो एक प्रकार से लोगों में जागरूकता पैदा होती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा होती है। तो जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है वो लोगों में जागरूकता पैदा करने का कार्य भी करती है। संस्थात्मक शासन प्रणाली में कुछ कमियां भी हैं, जैसे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के ये विरुद्ध है। प्रधानमंत्री की मनमानी भी इसके अंदर चल सकती है, क्योंकि पार्टी का जो मुखिया है या जिस भी दल का जो लीडर है उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राजनीतिक दल का जो मुखिया है या जो भी नेतृत्व कर रहा है पहले से, जैसे बीजेपी या कांग्रेस में जो भी मुखिया हैं, तो वो जो विधायक दल का प्रथम समकक्षों में जो प्रथम है वो प्रधानमंत्री का पद का दावेदार होता है। तो उसकी जो संस्थात्मक शासन प्रणाली में उसकी मनमानी भी हो सकती है कि सारे अधिकारी एक प्रकार से उसके पास सुरक्षित रहते हैं। और संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो सरकार है वो अस्थिर रहती है, उसका कार्यकाल का नहीं पता रहता कि उसका कार्यकाल कब तक रहेगा। उस समय से पहले भी सरकार गिर सकती है और यह अपना समय भी कर सकती है। कुछ विचारकों ने कहा कि जो संस्थात्मक शासन प्रणाली है उसमें योग्य और असक्षम व्यक्तियों की सरकार है, वो एक प्रकार से उसमें योग्य व्यक्ति नहीं आते, क्योंकि जनता में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं होती और जनता में बहुमत का शासन होता है। जो जो पॉलिटिकल पार्टी जितने ज़्यादा लोगों का अपना वोट बैंक अपने पक्ष में कर लेती है वो विजयी हो जाती है, और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो योग्य हों या प्रतिभावान हों इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जीत करके चुनाव में आ गए। तो इस प्रकार से ये दलगत राजनीति जो है उसकी बुराइयां भी संस्थात्मक शासन प्रणाली में, क्योंकि इसमें जिस भी दल का बहुमत होता है वो दल सत्ता में आता है, उसी दल की सरकार या कार्यपालिका गठन करता है। तो इसमें एक प्रकार से दलबंदी पाई जाती है कि जो दल हैं वो दूसरे दलों में मर्ज करने की प्रयास में रहते हैं, और एक प्रकार से जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक प्रकार से कट्टरता या एक प्रकार की गुटबंदी, इस प्रकार की जो चीज़ें इसमें संस्थात्मक शासन प्रणाली में आ जाती हैं। नौकरशाही जो है सारे जो निर्णय कैबिनेट मंत्री हैं या चाहे राज्य मंत्री हैं या संसदीय सचिव हैं, तो वो एग्जीक्यूट करने का कार्य जो है प्रधान या मुखिया जो होता है अपने विभाग का, वो मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री या संसदीय सचिव होता है। लेकिन जो नीतियाँ को एग्जीक्यूट करता है वो नौकरशाह होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है। तो एक प्रकार से इस संस्थात्मक शासन प्रणाली में ब्यूरोक्रेसी का भी प्रभुत्व पाया जाता है।
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भारत में, ब्रिटेन में यहाँ पे संस्थात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है। इसमें कार्यकाल सबसे बड़ा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग होते हैं, जबकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जबकि कार्यपालिका में और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक पृथक होते हैं। व्यवस्थापिका का अलग अपना कार्य है, वो न तो व्यवस्थापिका पर निर्भर है और न व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर निर्भर है। कार्यपालिका जो है वो वास्तविक शासक होती है, क्योंकि वो व्यवस्थापिका से स्वतंत्र है, व्यवस्थापिका से अलग है। जो मंत्री परिषद है या मंत्रीगण है, वो व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते और न ही व्यवस्थापिका के प्रति उनका कोई उत्तरदायित्व होता है। इसलिए कहा जाता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति है या जो मिनिस्टर्स है, तो मिनिस्टर्स की जो मतलब उनकी जो हैसियत है या उनका जो ओहदा है, वो एक प्रकार से गेट कीपर का होता है, कि वो मतलब उसमें जो मुखिया है वही उसका कार्यकाल निश्चित हो गया एक प्रकार से। अगर 4 साल है तो 4 साल से पहले स्थिर सरकार है, अस्थिर सरकार नहीं हो, उसे किसी प्रकार से विधेयक बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, वो जनता के द्वारा चुन करके आ गए और एक प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया से पूर्व उसको नहीं हटाया जा सकता। तो कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में की कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग क्षेत्र हैं और एक संस्था दूसरे के कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती या इंटरफेयर नहीं करती। कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो निश्चित होता है, क्योंकि व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं रहती है। मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है वो केवल सेक्रेटरी के रूप में कार्य करते हैं। कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति कार्यपालिका के पास में पाई जाती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, कि वो भी जो भी नीतियों का निर्माण करना चाहती है या उनका क्रियान्वयन करना चाहती है, तो उसे ये भय नहीं रहता कि वो अपनी दलगत राजनीति में नहीं रहती कि उसे कभी भी सरकार जो है अस्थिर हो सकती है। जब भी उसका बहुमत कहीं कम हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कभी उसकी सरकार को गिराया जा सकता है, इस प्रकार का भय नहीं होती। और एक प्रकार से कार्यपालिका के पास में वास्तविक शक्तियाँ होती हैं और अपना कार्य निश्चित रूप से कर सकती है। अध्यात्मिक शासन प्रणाली में एक तो कुशल शासन पाया जाता है, शासन में स्थिरता पाई जाती है, बहुदलीय प्रणाली के अनुकूल है ये, विपरीत परिस्थितियों के लिए भी ये बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि कार्यकाल निश्चित रहता है। जब भी संकट काल है, अगर संसदीय शासन प्रणाली है तो सरकार अगर बहुमत नहीं है तो सरकार गिर जाती है। सरकार अविश्वास प्रस्ताव से उस सरकार को हटा दिया जाता है, या नए चुनाव हो या विश्वास मत के लिए किसी पार्टी कोई दावा करना पड़ता है कि निश्चित बहुमत हमारे पास है। लेकिन ये संकट काल के लिए बिल्कुल उपयुक्त सरकार है, निश्चित और स्पष्ट सरकार है, और संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए की भी उपयुक्त है। एक अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो संघात्मक शासन के बिल्कुल अनुकूल है, लेकिन इसके साथ इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, जैसे निरंकुश शासन का खतरा रहता है इसमें, क्योंकि इसमें जो कार्यकाल है वो निश्चित है और जो राष्ट्रपति है उसके पास में निश्चित है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका किसी प्रकार से निर्भर नहीं है, और मंत्री जो है वो सेक्रेटरी के रूप में होते हैं इसमें। तो जो राष्ट्रपति वो एक प्रकार से यहाँ पे निरंकुश भी हो सकता है, क्योंकि अविश्वास महाभियोग से पहले उसे किसी भी स्थिति में नहीं हटाया जा सकता। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव पाया जाता है यहाँ पर। जैसे संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये उत्तरदायित्व का पूर्ण रूप से भाव पाया जाता है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में यहाँ पे सामंजस्य भी नहीं पाया जाता, क्योंकि कार्यपालिका कार्य क्षेत्र अलग है, व्यवस्थापिका कार्य क्षेत्र अलग है, तो किसी प्रकार का इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता। संविधान जो है उसकी कठोरता पाई जाती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जबकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में संविधान में लचीलापन पाया जाता है और अधिक जागरूकता का भी अभाव रहता है। कार्यकाल निश्चित है, न सरकार गिरती है, न जनता के प्रति कोई जवाबदेही है, न व्यवस्था के प्रति कोई व्यवस्थापिका के प्रति कोई जवाबदेहीता है। तो इस प्रकार से जो है राजनीतिक जागरूकता है, पॉलिटिकल अवेयरनेस की भी यहाँ पे कमी पाई जाती है लोगों में। ये
अब हम लोग बात कर सकते हैं अध्यक्षात्मक और संस्थात्मक शासन जो प्रणाली है इसमें क्या अंतर है। अध्यक्षात्मक और शासन प्रणाली में एक तो अध्यक्ष अध्यक्ष की जो स्थिति है, प्रमुख जो स्थिति है वो यहाँ पे जो संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो अध्यक्ष है जो समकक्ष में प्रथम है और उसको व्यवस्थापिका की बहुमत की आवश्यकता है। राजनीतिक दल में जब तक मेजोरिटी में रहता है जब तक उसकी सरकार रहती है, अगर मेजोरिटी नहीं है तो उसकी सरकार गिर जाती है। जबकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो अध्यक्ष है उसकी स्थिति मजबूत रहती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संस्थात्मक शासन प्रणाली में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जबकि संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में किसी प्रकार का घनिष्ठ संबंध नहीं पाया जाता। उत्तरदायित्व के अंतर को भी लिया जा सकता है कि संस्थात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका के प्रति या जनता के प्रति जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में किसी प्रकार का इस प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होता। कार्यकाल संस्थात्मक शासन प्रणाली में अनिश्चित कार्यकाल होता है, अस्थिर सरकार होती है क्योंकि बहुमत पे टिकी रहती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यकाल निश्चित होता है। लोकतंत्र के आधार पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से संस्थात्मक शासन प्रणाली अधिक ज़्यादा उपयुक्त है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की निरंकुशता का भय नहीं रहता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो किसी प्रकार की निरंकुशता का भय नहीं रहता। मोटे तौर पे हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संस्थात्मक शासन प्रणाली के बारे में अपने आज अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।